हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी बीएसटीसी परीक्षा 2026 शिक्षण अभिरुचि की 5वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। प्यारा सा कमेंट अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो ज़रूर कर देना, ताकि आपके लिए मैं इसी प्रकार के है वो नए-नए प्रश्न है वो शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड लेके आऊँगा। और आपकी क्लास ये डेली की मिलेगी, जो कि आपको 10-20 मिनट की होगी। लेकिन ये क्लास आपको बहुत कुछ फ़ायदा देके जाएगी एग्ज़ाम के लिए, बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर ओनली और शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन ही करवाए जाएँगे, जिसमें डेली की क्लास मिलेगी और धीरे-धीरे है वो क्लास थोड़ी लंबी भी होगी। ठीक है? अभी फ़िलहाल 20-25 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, फिर आगे-आगे जैसे ही टाइमिंग होगा, आपके क्वेश्चन है वो डेली के 50-100 डेली के क्वेश्चन करवाए जाएँगे। और नए जिस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो क्वेश्चन का पैटर्न के अनुसार नए प्रश्न है वो आपको यहाँ पर दिए जाएँगे। और आपके एग्ज़ाम ये ऑथेंटिक्स बुक से वो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, जो कि रीट लेवल की बुक्स भी यहाँ पर है वो शामिल है। और पिछली जो अब क्वेश्चन बन रहे हैं वो रीट लेवल के भी है वो इसमें शामिल किए जा रहे हैं, और उन्हीं पाठ्यक्रम से यहाँ पर है वो क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है? तो आप सभी के सामने आपका पहला प्रश्न है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को माना जाता था। ठीक है? ईसा की 16वीं सदी में इस मनोविज्ञान को क्या माना जाता था, उसके बारे में आपके 4 ऑप्शन आपके सामने और आपका आंसर है देना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो बनते हैं, और मैंने खुद ने वो एग्ज़ाम दिया, तो सीख मिली फर्स्ट पेपर में, जो वो 2022 में जब इसको हल्के में लिया, उसके बाद में इसके जो 3-2-1 वाला सिस्टम वो भी खत्म। फिर धीरे-धीरे सेकंड प्रयास में इसकी पूरी है वो शिक्षण अभिरुचि और बाकी सब्जेक्ट पे तो ध्यान दिया ही दिया, के साथ में है वो आपके शिक्षण अभिरुचि पे भी अच्छे से ध्यान दिया, अच्छे से पकड़ बनाई और इसको भी अच्छे से किया, इसके नोट्स भी बनाए। और मैंने कुंडारा क्लासेस से नोट्स प्राप्त किए थे, जो कि आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो डाल दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है लहर पाठशाला, और वहाँ पे वो झंडे का लोगो दिखेगा, ठीक है? फ्लैग का लोगो दिखेगा, और उसमें टेबल पे वो फ्लैग रखा हुआ छोटा, उस आकार में आपको लहर पाठशाला लिखोगे, LEHAR LEHAR लहर पाठशाला, इस प्रकार से लिखोगे तो वो आपका है वो चैनल आ जाएगा। वहाँ से आप क्लासेस की पीडीएफ और जो भी नोट्स हस्तलिखित नोट्स मैंने जो प्राप्त किए थे, वो मैं आपको फुल डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से उनको अपनी कॉपी में उतार लेना, थ्योरी पढ़ लेना, और यहाँ पे आपको डेली है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए क्लास से शुरुआत करते हैं कि ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था। उसके ऑप्शन है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। इसमें से आपको आंसर देना है। तो देखिए, टाइम की कटौती होने के कारण मैं आपको इसको जल्दी से करवा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आपकी देखिए, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को है वो आत्मा का विज्ञान माना जाता था, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी ईसा की 16वीं सदी की बात करें तो यहाँ पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है मैकडूगल का, दूसरा है वॉटसन का, तीसरा है स्किनर का, चौथा है चार्ल्स डार्विन का। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? और इतना तो नहीं मैं आपके 100% की गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पर बात करें, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो क्वेश्चन की बात करें तो आपको 40 प्लस क्वेश्चन दिलाने की गारंटी मैं रहता हूँ। ठीक है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो अगर बात करें तो ये है वो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन वॉटसन ने दिया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा था? ये कथन मतलब है, तो ये कथन किसका है? तो ये वॉटसन का कथन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जीव जीव की संपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, ये कथन किसका है? यानी जीव जीव की जो संपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की जो संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, ये कथन किसका है? स्किनर का है, जी वॉटसन का है, जेम्स ब्रेवर का है, यहाँ पर थॉर्नडाइक का है। ठीक है? इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा जेम्स ड्रेवर, जिन्होंने ये कथन कहा था कि जीव की संपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही क्या है? व्यवहार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसने दिया था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने, रायवर्थ ने, मैकेंजी या फिर डेकार्ट ने। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसने दिया था? ये कथन आपका स्किनर ने दिया था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए, साइकी का अर्थ बताइए। मानसिकता, साइकी का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है मानवीय आत्मा या मन, दूसरा है ज्ञान की शक्ति, तीसरा है बुद्धि का ज्ञान, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। साइकी का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था? वुडवर्थ थे जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले किसका निर्माण किया था? पहला है प्रश्नावली का, दूसरा है साक्षात्कार का, तीसरा है निर्धारण मापनी का, चौथा है बुद्धि परीक्षण का।
अगर हम वुडवर्थ की बात यहाँ पर करते हैं तो वुडवर्थ ने सबसे पहले जो निर्माण किया था वो प्रश्नावली का किया था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनोविज्ञान किसके लिए उपयोगी होता है? अब आपको ये बताना है कि जो मनोविज्ञान है वो किसके लिए उपयोगी है? टीवी के दर्शकों के लिए, मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। अगर हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान किसके लिए उपयोगी होता है? तो ये मनोवैज्ञानिकों के लिए यहाँ पर उपयोगी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन की डेली की श्रृंखला है वो कैप्सूल सीरीज मिलती रहेगी। डेली इन क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, प्लस थ्योरी पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, जो नोट्स पढ़ लीजिए और यहाँ पर आके आप थ्योरी कर लीजिए, बहुत इतना काफ़ी है एसटीसी 6 नंबर के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला 8वां प्रश्न आपके सामने है कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? जीएन जा है, मार्टिन है, मैस्लो है या विलियम जेम्स है? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, इसके वो रचयिता कौन है? तो इसकी बात करें तो विलियम जेम्स से भी उसके रचयिता हो जाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला 9वां प्रश्न आप सभी के सामने है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई बताइए। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। मनोविज्ञान के उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते। मनोविज्ञान सूक्ष्म प्रकृति का होने के कारण बाह्य रूप से सरलतापूर्वक नहीं समझा जा सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान के लिए उपयोग की कठिनाई यहाँ पर बतानी है। उपयोग की कठिनाई, तो कठिनाई है, क्या कठिनाई है? तो यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान सूक्ष्म प्रकृति का होने के कारण बाह्य रूप से सरलतापूर्वक नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो मनोविज्ञान है वो कैसा है? देखिए मनोविज्ञान की बात यहाँ पर ये कही गई है कि मनोविज्ञान कैसा है? सूक्ष्म प्रकृति का है। इस कारण यहाँ से बाह्य रूप से सरलतापूर्वक इसको है वो नहीं समझ सकते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 10वां, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। जो बिहेवियरिस्ट की बात करें तो किसकी रचना है? तो साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट की किसकी रचना है? वॉटसन स्किनर की, कार्ल लेसवेल की, या फिर अगर बात करें आपने टॉलमैन की। तो ये आपको क्वेश्चन थोड़े नए लग रहे होंगे, अटपटे लग रहे, तो ये आपकी साइकोलॉजी, इस प्रकार के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, अभी का ट्रेंड यही है। तो अभी बात करें तो ये किसकी रचना है? तो ये रचना आपके किसकी है? ये रचना है आपकी वॉटसन की। ठीक है, अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को होता है, इसको क्या, किसका ज्ञान होता है? बालकों के स्वभाव का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े जो बालक होते हैं उनकी समस्याओं का, उपयुक्त सभी। तो अगर बात करें मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को, देखो बालक के स्वभाव का भी ज्ञान होगा, पठन पाठन के उपयोग का भी उसको ज्ञान होगा, पिछड़े बालक की समस्याओं का भी ज्ञान होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी की पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक, पहला ऑप्शन है जेम्स ड्राइवर ने, दूसरा रोजन ने, तीसरा वुडवर्थ ने, चौथा लेविन ने। तो इस प्रकार के कुछ पुस्तकों से भी आते हैं, तो याद रखना। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी जेम्स ड्राइवर ने। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 13वां, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है। जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कौन सी कहलाएगी? अंतर्दर्शन पद्धति, बहिर्दर्शन पद्धति, उपयुक्त दोनों, या इनमें से दोनों में से कोई भी नहीं। तो मनोविज्ञान अपने खुद की वो स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वो पद्धति कौन सी कहलाती है? तो पद्धति है वो अंतर्दर्शन पद्धति कहलाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित कहाँ पर की गई थी? पहला ऑप्शन, स्थापित की गई, सॉरी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किसने की थी? मैकडूगल ने, वाटसन ने, विलियम जेम्स ने, या फिर फ्रॉयड ने? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो आपके किसने है वो स्थापित की गई थी? तो वो की थी आपके विलियम जेम्स द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 15वां, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? पहला ऑप्शन 1870 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, फिर है 1879 में अमेरिका में, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान में, या फिर 1987 में जर्मनी में। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो 1879 में की गई थी और कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिंग में की गई थी। ठीक है, और ये दोनों, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको कंफ्यूज कर दिया ना, एक लिखा है 1817 में जर्मनी के लिप्जिंग में, तो देखो, और एक 1879 में, ध्यान रखना 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में हुई थी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है मैकडूगल, विलियम जेम्स, वाटसन या विलियम वुंड? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का
जो जनक है वो किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है विलियम वुंट को कहा गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है मैकडूगल, दूसरा हाल, यहाँ पर टॉलमैन या क्लार्क। तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने ये माना है कि उचित वातावरण में ही बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है, तो ये कहा गया था आपका टॉलमैन ने कहा था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है वंशानुक्रम के सिद्धांत है, ये वंशानुक्रम के सिद्धांत किसके हैं, मेंडल का सिद्धांत है या जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत है या उपयुक्त सभी है। तो वंशानुक्रम के जो सिद्धांत है वो यहाँ पर तीनों ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य नष्ट नहीं होता है। ऐसा कौन सा सिद्धांत के अनुसार जिसके शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य नष्ट नहीं होता। मेडल के सिद्धांत द्वारा, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संचरण के उपयुक्त सभी। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिनके शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य नष्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर भी तीनों सही राइट है, तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20वां, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रतिपादक कौन है। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत इसके प्रतिपादक कौन है, वाइसमैन है, लेरमार्क है, मेंडल है, फिर डार्विन है। यहाँ पर की बात करें तो इसके वो वाइसमैन है, वो इसके राइट आंसर हो जाएगा। वाइसमैन जनन द्रव्य की निरंतरता जो है वो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 21वां, वंशानुक्रम का नियम है, समानता का नियम है, विभिन्नता का नियम है, स्थानांतरण का नियम है या उपयुक्त सभी का। तो जो आपका वंशानुक्रम का नियम है वो समानता का भी है, विभिन्नता का भी है और स्थानांतरण का भी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न है किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, भिन्न अवश्य होती है। यानी ऐसा कौन सा नियम है जिसके बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर पाई जाती है। वो है विभिन्नता के नियम के अनुसार, समानता के नियम के अनुसार, यहाँ पर स्थानांतरण का नियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन की बात करें, इसमें जो विभिन्नता का नियम आता है उसमें बताया गया है कि किस नियम के तो है वो बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल समान नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता जरूर पाई जाती है। 23वां प्रश्न है कि व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है। पहला है वंशानुक्रम और प्लस में वातावरण का, दूसरा है वंशानुक्रम वातावरण और शिक्षा का, तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण का, यहाँ वंशानुक्रम माइनस वातावरण का, यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा वंशानुक्रम प्लस वातावरण प्लस शिक्षा, यही व्यक्ति का क्या है, विकास का परिणाम माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है अपना, ठीक है। व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक वंशानुक्रम और वातावरण कारकों की प्रतिक्रिया है, ये विचार किसका है। व्यक्ति की जो सभी विशेषताएं हैं वो कुछ हद तक तो वंशानुक्रम और कुछ वातावरण के कारकों की प्रतिक्रिया है। एक कथन है, वो विचार किसने दिया था, तो एक विचार आपका दिया था, वो दिया था आपका वुडवर्थ ने दिया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो। तो आज की क्लास को ये खत्म करते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और कुछ नहीं करना, और भरोसे करके अपने भाई के साथ जुड़िए। खुद ने मेहनत की है, कंटेंट तैयार करता हूँ और जितना हो पाता है मैं एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा और इतने बेहतर क्वेश्चन दूंगा कि आपके एग्जाम सेक्शन ऑफ विच में क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी सब्जेक्ट पे आपको खुद को ध्यान देना है, रीजनिंग प्लस आपको हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन तीनों पोर्शन पे ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। और अपने भाई के साथ जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।